की मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं चुनावी तड़का। जी हां, चुनावी तड़का हमारी खास पेशकश, जिसमें हम मिलाते हैं आपको कुछ ऐसे मेहमानों से जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने दलों के लिए कुछ किया है, जो आगामी चुनाव में चुनाव के दौरान अपने प्रतिनिधियों का, अपने जनप्रतिनिधियों का, अपने उम्मीदवारों का न सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे बल्कि वो खुद उसका बड़ा हिस्सा रहने वाले हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जिन्होंने राजनीति को बस अभी अभी ज्वाइन किया है और इससे पहले वो भारतीय पुलिस सेवा में रहे हैं और महज 7 दिन रह गए थे जिन्हें रिटायरमेंट को। उन्होंने वीआरएस लेकर एक संदेश देने की कोशिश की सरकार को। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हमारे साथ हैं पीके जैन साहब, जो एडिशनल डीजी थे और जिन्होंने ज्वाइन की है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप को, जिन्होंने ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। थैंक यू। जैन साहब, जैसा कि मैंने भूमिका में बताया कि ये 7 दिन, एक फिल्म आई थी, बिल्कुल वही अंदाज रहा आपका। 7 दिन रह गए थे और आपने वीआरएस ले लिया। वो क्या चीज़ थी, वो क्या पीड़ा थी, वो क्या दर्द था या वो क्या गुस्सा था जिसे आप चाहते थे कि सरकार को बताएं? महज 7 दिन बाद आप रिटायर हो रहे थे, फिर आप आज़ाद ही थे। क्या बात थी वो? देखिए, ऐसा हुआ कि इसकी शुरुआत कोई कम समय पहले नहीं हुई। शुरुआत तो इसकी बहुत दिन पहले हो गई थी। हमारे पिछले तकरीबन 5-6 साल से ये देखा जा रहा था कि पोस्टिंग्स में, प्रमोशंस में, हमारे जो डिपार्टमेंट का कार्यभार था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। कुछ स्पेसिफिक ऑफिसर्स को फेवर किया जा रहा था, कुछ स्पेसिफिक ऑफिसर्स को डंप किया जा रहा था। ऐसे बहुत से अधिकारी थे जिन्होंने 10-10, 12-12 साल डीजी ऑफिस में गुजार दिए। डीआईजी की प्रमोशन से लेकर एडिशनल डीजी की प्रमोशन तक वो लोग डीजी ऑफिस में रहे। कुछ बहुत सारे अधिकारी ऐसे रहे जो एसपी से लेकर आईजी तक और एडिशनल डीजी तक फील्ड में रहे। अब जब तक हम लोग सर्विस में रहते हैं तो एक डिसिप्लिन फोर्स के नाते कोई ज़्यादा बोलता नहीं है। पिछले साल भर से तकरीबन सरकार ने जो सेंट्रल डेपुटेशन से ऑफिसर्स बाहर से वापस आए थे, उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से तकरीबन 7-8 महीने तक वो अधिकारी प्रतीक्षा में रहे, उनको पोस्टिंग नहीं दी गई। जो पुलिस आयुक्त थे मुंबई के, उनकी प्रमोशन होने वाली थी, उनकी वजह से पूरी प्रमोशन की प्रोसेस रुक गई। और ये जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, लोग परेशान थे, तो मैं आईपीएस एसोसिएशन का सचिव हूँ, तो हमने निर्णय लेके अपनी एसोसिएशन की मीटिंग में माननीय गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को, दोनों को पत्र लिखे कि हम आपसे समय चाहते हैं, हमारे सर्विस की कुछ व्यथाएं हैं जो आपको बताना चाहते हैं। गृह मंत्री को 3 पत्र लिखे गए, मुख्यमंत्री को 2 पत्र लिखे गए, कोई जवाब नहीं आया। बहुत बार फ़ोन पे हमने फॉलोअप किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो फिर एक हमारी जनवरी महीने में एक मीटिंग हुई नासिक में। उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो एसोसिएशन है उसको डिसबैंड कर दिया जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। जब वरिष्ठ अधिकारी या जो मंत्री हैं इसको रिकग्नाइज़ ही नहीं करते, हमें समय देना नहीं चाहते, तो ऐसी एसोसिएशन को रखने का फ़ायदा क्या है। काफ़ी इसके बारे में हीटेड डिस्कशन हुई, तो मन में बहुत ज़्यादा क्लेश था कि हम इतने वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद भी मंत्रीगण हमारी सुनते नहीं है, सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है, हमें समय देने को तैयार नहीं है। इस चक्कर में समय हालांकि ज़्यादा नहीं था मुझे बाकी, लेकिन एक सरकार को संदेश देने के लिए, एक अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए मैंने निर्णय लिया कि मैं वीआरएस के लिए अप्लाई कर दूंगा। और उस समय क्योंकि मेरे सर्विस रूल्स परमिट नहीं करते थे, इसलिए मैंने उसमें व्यक्तिगत कारण लिखे थे, लेकिन वास्तविक कारण यही थे कि एक सरकार को संदेश देने के लिए और सरकार के रवैये के प्रति प्रोटेस्ट करने के लिए मैंने अपना वीआरएस का एप्लीकेशन दिया था। ये 7 दिन रह गए थे। इससे क्या आपको लगता है कि सरकार जो गूंगी बहरी रही हो, जो पहले से ही असंवेदनशील जिसकी भूमिका रही हो, क्या उस पर कुछ असर पड़ा होगा?
देखिए ऐसा है कि उसके बाद में जब ये निर्णय की भनक कुछ प्रसार माध्यमों को लगी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अच्छा न्यूज़ आइटम आया और उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस से फिर हमें बुलावा आया। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय मुंबई में थे उस दिन उन्होंने हमें समय दिया तकरीबन 1.5 घंटे का, और ज़्यादा समय भी देते अगर उनकी आगे कमिटमेंट नहीं होती। और उन्होंने अपनी बिल्कुल हेल्पलेसनेस जताई कि आपके गृह मंत्रालय से मुझे फाइल्स आती नहीं हैं तो निर्णय लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता, इसके लिए जो भी जवाबदार हैं वो आपके गृह मंत्री हैं। तो उनकी मतलब प्रसार माध्यम में आने के बाद मुख्यमंत्री महोदय से हमें समय मिला, उन्होंने हमारी बातें सुनी, लेकिन क्योंकि हमारे गृह मंत्री उसमें कोई निर्णय नहीं ले रहे थे, उनकी तरफ से पूरी तरह से असहकार की भूमिका चल रही थी, इसलिए आगे कुछ फाइलें बढ़ नहीं रही थी। कहने के अगर एक बड़े सिनेरियो में देखा जाए जो भूमिका बनी हुई है सरकार पर, जिन लोगों की नज़र है, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर नज़र रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन उनका यह तर्क है कि जो वर्तमान महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनकी छवि थोड़ी ठीक है, वो इस तरह के दाव पेच में नहीं होते, तो ये विरोधाभासी नहीं लगता आपको? आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं? जी। अब मैं बहुत ज़्यादा अभी चुनावी माहौल में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमारे गृह मंत्री बिल्कुल भरोसा रखने लायक इंसान नहीं है। उनको झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। उनके बारे में जो पब्लिक का रवैया है, पब्लिक की जो छवि है वो बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल है मैंने उनसे ज़्यादा अविश्वास का आदमी मेरी ज़िंदगी में देखा नहीं। मेरा इसके बारे में बड़ा स्पष्ट मत है ये। अब जैसे आपने कहा कि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में क्या ये चीज़ें आपके अपने अनुभव राजनेताओं के प्रति, देखिए जैसा कि हम अनौपचारिक बातचीत के दौरान कह रहे थे कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करता है, ख़ासकर पुलिस प्रशासन से आया हुआ, IAS से आया हुआ, वो किसी न किसी बड़ी स्थापित पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। फिलहाल तो बीजेपी की तरफ लोगों का दौर रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जाते हैं, जो स्टेट की पार्टियां हैं, शिवसेना में जा सकता है, राष्ट्रवादी में जाता है। आपने RPI चुनी, कहीं न कहीं उसका गठबंधन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से है। तो ये सारे जो आपके मन की भावनाएं हैं, एक तो विरोधी खेमे में आप पाए जाएंगे क्योंकि उस दल से हैं जो एंटी कांग्रेस और एंटी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, उस फोर्स से आप जुड़े हैं और उस फोर्स से आए हैं जिसकी पीड़ा इतने सालों तक आपने अपनी सर्विस के भीतर ली होगी, तो क्या उसे बांटेंगे आप जनता में? जी ज़रूर बांटना चाहूँगा। देखिए ऐसा है कि जब मैंने VRS के पेपर्स दिए थे तो मुझे बहुत सारे पत्रकारों ने यही प्रश्न पूछे थे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहता हूँ क्या। बहुत सारी अटकलें भी लगाई गई थी कि मैं भाजपा में जाने वाला हूँ और पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी कंटेस्ट करूँगा, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंटेस्ट करने का मेरा कोई बिल्कुल इरादा नहीं था। ये चीज़ें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये मैंने उस समय भी कही थी कि ये जो हमारी पीड़ा है, हमारी सर्विस की पीड़ा है, आज हमारे गृह मंत्री का जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमने उनको ये भी बताया कि हम आपसे सिर्फ IPS ऑफिसर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए नहीं आ रहे, हम आपसे हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे कांस्टेबल्स हैं, हमारे हेड कांस्टेबल्स हैं, उनकी पीड़ा के बारे में भी बात करने वाले हैं। क्योंकि हो क्या रहा था कि पिछले 2-3 पे कमीशन से हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिडिल लेवल ऑफिसर्स हैं और हमारे जूनियर फंक्शनरीज हैं, उन सबके साथ में दुराभाव होता रहा है। धीरे धीरे करके हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे PI लेवल के ऑफिसर्स हैं और हमारे हेड कांस्टेबल्स हैं, वो अपने जो समकक्ष अधिकारी थे, हम जो हमारे समकक्ष IAS में अधिकारी हैं, PI उसके समकक्ष जो तहसीलदार है और हेड कांस्टेबल के समकक्ष जो तलाटी गिना जाता है, उन सबसे पे में हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार में हर चीज़ जो है वो पे स्केल के हिसाब से चलती है। अगर आपका पे स्केल ठीक है तो आपको वो सुविधाएं मिलेंगी, अगर आप पे स्केल में नीचे हैं तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ऑल इंडिया सर्विसेज में जब ये शुरू में एक बनाया गया था, रूल्स बनाए गए थे, तो ये बोला जाता था कि सिर्फ 2 साल का अंतर रखा जाएगा सर्विस में, लेकिन आज आप देखेंगे कि मेरे से 4-4, 5-5 साल जूनियर ऑफिसर्स जो हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं। हम लोग अभी एडिशनल DG लेवल पे अटके हुए हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय की मेहरबानी की वजह से जिन लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए था पिछले साल भर में, वो भी नहीं मिला, उसकी वजह से वो और नीचे चले गए और बाकी जो फ़र्क है हेड कांस्टेबल्स और PI के लेवल पे वो अपनी जगह बरकरार है। ये सारी पीड़ाएं हमारी थी और इन चीज़ों की सुनवाई अगर हमारे गृह मंत्री हमारे विभाग के प्रमुख होने के नाते नहीं सुनेंगे और सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? यानी आप ये जितनी पीड़ा, जितना दर्द, जितनी तकलीफें या जो आपका अनुभव है, अनुभव भी नहीं, एक कठिन अनुभव जो आपका है,
ये जनता को आने वाले दिनों में पता चलता रहेगा चुनाव के दौरान। चुनाव में ये एक साधारण सा सवाल है, कई लोगों ने आपसे पूछा होगा आरपीआई ही क्यों? कि साहब ऐसा था कि मेरे सामने ऑप्शन थे, मैं किसी भी राजनीतिक दल में जा सकता था। जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो था जनता की सेवा करना। उसके लिए मुझे कहीं इलेक्शन लड़के प्रतिनिधि बन के कहीं जाके काम करना है, वैसा नहीं था। मैं अपने आप को एक बहुत छोटा सा जनसेवक के नाते पुटअप करना चाहता था लोगों के सामने। मैं एक इस तरह की हेल्पलाइन चलाना चाहता था जिसमें लोगों को अगर कहीं सरकार में मुश्किल हो काम करवाने में, उनको कहीं अटकते हैं, वो उनको तरीका मालूम नहीं है, उनको लेवल्स मालूम नहीं है, तो उनके लिए एक तरह की हेल्पलाइन, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, वो चलाने का मेरा विचार था। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, एक आपको फाउंडेशन चाहिए, कोई बेस चाहिए आपको काम करने के लिए। आजकल सब लोग, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी जितने भी रिटायर हो रहे हैं, वो सब बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रहे हैं और वहाँ जाके वो एक एस्टेब्लिश जो सोसाइटी, जो उनकी पार्टी का सेटअप है, उसका हिस्सा बन जाते हैं। मैं चाहता था कि मैं किसी छोटे दल में जाऊं जहां पे मुझे मेरे हिसाब से, मन के हिसाब से काम करने का मौका मिले, मेरे को वहां पे अवसर मिले, ताकि मैं जो चीज़ें करना चाहता हूं समाज के लिए या लोगों के लिए वो कर पाऊँ। कितनी बारीकी से अभी, क्योंकि अभी चंद ही दिन हुए हैं आपको, आपकी पोस्टिंग कई इलाकों में हुई होगी, वहाँ की समस्याओं को आपने देखा होगा, गरीबी देखी होगी, उनके साथ हुए जुल्म को देखे होंगे, अक्सर उनके साथ में हुआ भेदभाव देखा होगा, उनके लिए, उनके हित के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी आपने ज़रूर नज़र डाली होगी। तो क्या अनुभव रहा, उससे किस तरह से अपने इतने वर्षों के अनुभव को कैसे उड़ेल पाएंगे? एक राजनीतिक दल के कहीं ना कहीं एक सीमा होगी, उस सीमा में रहते हुए और उस सीमा को एक सकारात्मक रूप से क्रॉस करते हुए भी कैसे कर पाएंगे? तीन चीज़ें मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा। एक तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट मत है कि इस देश में जिसके पास में पैसा है या प्रभाव है, उसका कानून ज़्यादातर कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मैं बहुत स्पष्ट आपसे बोल रहा हूँ कि जिस आदमी के पास में प्रभाव है, या तो राजकीय प्रभाव हो या पैसे का प्रभाव हो, उसके ऊपर कानून का जो डंडा है वो थोड़ा नरम पड़ता है। उसके लिए कारण हमारे लीगल प्रोफेशन में जो सिस्टम में जो वीकनेस है वो भी हो सकता है। वो अच्छे से अच्छा वकील खड़ा कर सकता है, अपने लिए सुविधा जुटा सकता है। प्रभावी अगर व्यक्ति है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाएगा कि उसके साथ में रवैया थोड़ा सा नरम रखिए, तो ये उनका नॉर्मली कुछ होता नहीं है। वास्तव में जो पिलता है वो है गरीब आदमी, सामान्य आदमी। लेकिन इतने साल के अनुभव में मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, उनको भी ये मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। मुंबई सिटी जैसे जगह पे लोगों को मालूम नहीं कि सीने पे के आगे कहाँ जाना है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे को अगर कोई तकलीफ है तो हम अगर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के आगे कहाँ जाएंगे, एसीपी के पास में जाएं, डीसीपी के पास में जाएं, हमारी सुनवाई कहाँ होगी। वो नॉर्मली वहाँ तक रुक के फिर वो इधर उधर तरीका ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो किसी पॉलिटिकल आदमी को पकड़ेंगे, नगर सेवक को पकड़ेंगे, किसी एमएलए को पकड़ेंगे, या किसी ढूंढेंगे कि इसका कहाँ कॉन्टैक्ट है, वहाँ उसको पकड़ेंगे। जी, वो दलाल टाइप के लोगों को इस जैसी जगह पे भी मैं एक पढ़ी लिखी, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। गाँव का तो आप छोड़ ही दीजिए। तो मेरा ये मंसूबा है कि कम से कम लोगों को तरीका बताया जाए कि हमारे हर अथॉरिटी के ऊपर, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो रेवेन्यू में है, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट में है, कि हर अथॉरिटी के ऊपर एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है और वहाँ पे काम करवाने के लिए आपको क्या तरीका, किस लाइन से जाना चाहिए, आपको आपकी एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में लाखों एप्लीकेशन देखी हैं जो ढंग से ड्राफ्ट नहीं की जाती। आप वकील के पास में जाओगे, वो 5-10 हज़ार रुपये ले लेता है उसके ड्राफ्ट करने के नाम का, तो गरीबों को वो तरीका भी नहीं है। तो एक बेसिक सा जो कुछ मैं कर सकता हूँ छोटे से अपने रिसोर्सेज में, वो उनके लिए कर पाऊँ, ये मेरी इच्छा थी। तो उसमें प्राथमिकता किन चीज़ों को आप देना चाहेंगे? देखिए, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि आपने वर्षों से देखा होगा, उम्र के उस पड़ाव में है जहां रिटायरमेंट सिर्फ 7 दिन पहले ही आपने रिटायरमेंट लिया, ये भी नहीं कि बहुत पहले आपने ले लिया। अशिक्षा है, गरीबी है, एक सांप्रदायिक सौहार्द कहीं बिगड़ा हुआ है, कहीं बेहद मजबूत है, कहीं राजनीतिक लोगों में भेदभाव है, कहीं ऊंच नीच का प्रभाव है, आरक्षणों की बातें हैं। उसमें वो ऐसी चीज़ें जो जनता के बीच की हों, उनकी समस्या प्राथमिक रूप से जिसे सुलझाया जा सके या उसमें जागृति लाई जा सके, ऐसे कुछ एजेंडा आपने तैयार किए होंगे कि बस अभी फोकस इस पर करना है। ये सब ऐसा है कि जो आप जो बता रहे हैं ना, वो सब सामाजिक कुरीतियाँ हैं, वो सामाजिक डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में काम करने लोग सालों से, हज़ारों सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कोई हल निकल नहीं पाया।
लेकिन हर एक को मैं ये करना चाहता हूँ कि सपोज एक आज कोई व्यक्ति है जिसको किसी चीज़ की तकलीफ है और वो तकलीफ उसकी सॉल्व नहीं हो रही, उसको मालूम नहीं है कि मैं चौकी में जाता हूँ तो मेरी सुनवाई नहीं होती, मैं बीएमसी के ऑफिस में गया वहाँ मेरी सुनवाई नहीं होती, मेरा काम नहीं हो रहा कानूनी होने के बावजूद भी, उन लोगों को रास्ता दिखाना वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। वो किसी भी चीज़ से हो, वो नागरिक समस्याएं हों, वो पुलिस से संबंधित हों, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित हों। मतलब एक मैं छोटी सी आपको चीज़ बता, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेरे जैसे आदमी को 4 बार आदमी भेजना पड़ता है ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में। तो उस चीज़ का सेतु होने के बावजूद भी आप आ जाइए, कल आइए, फलाने आदमी से मिलिए, आज वो अधिकारी नहीं है, हज़ारों प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाती हैं और आपका काम नहीं हो पाता। मेरा ये तरीका रहेगा कि उन चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आपको ये तरीके से जाना है और उसके लिए जो भी मुझे जैसा करना पड़ेगा, एक छोटा सा ऑफिस हो, एक इंटरनेट के माध्यम से हो। अब मुझे ये भी मेरे को मालूम है कि इंटरनेट के माध्यम से गरीब जनता मेरे पास नहीं आ पाएगी, तो उसके लिए जो फिजिकल जो भी मैं कर सकूँगा ब्रांचेस खोल के, उसी के लिए मुझे एक ऐसा फोरम चाहिए था जहाँ लोग, गरीब लोग आके अपनी ब्रांच लेवल पे या शाखा लेवल पे अपना मतलब एक राजनीतिक दल पे रहते हुए भी सामाजिक कार्यों को मेरा फोकस वो रहेगा, सामाजिक कार्यों की तरफ बड़े बड़े सूरमा इस वक्त चुनावी मैदान में है। जो भी नतीजे आएंगे, जैसे आएंगे, पूरे देश की बात अगर हम करें, कहाँ देख रहे हैं वो गरीब जनता? क्योंकि आपकी बातों से 2-3 चीज़ें समझ में आ रही। एक इस समाज में एक हायर क्लास होता है और एक लोअर क्लास होता है, बस यही 2 क्लास के बीच का भेद है और यही 2 क्लास के लोग रहते हैं, वो किसी भी जगह के हो, किसी भी पंथ प्रथा और समुदाय के हो। एक बड़ा तबका है, एक छोटा तबका है, बस यही है। तो कहाँ पा रहे हैं उस बड़े तबके को, उस छोटे तबके को? कितनी जागरूकता आई है वोटिंग राइट्स को लेकर? अपने वोटों की कीमत समझने कितना आई है? मुझे लगता है कि बड़े तबके के लोगों को अपनी वोट की कीमत अब समझ आई है। मुझे लगता है कि इस बार जो वोटिंग होगी, वो जो यंगर जनरेशन है, जिन्होंने कभी वोटिंग बूथ का मुंह नहीं देखा, वो लोग जाएंगे। और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, दक्षिण मुंबई में, यहाँ पे जिन लोगों ने 56 साल में एक बार भी वोटिंग नहीं किया, वो इस बार वोट करेंगे। इसके पीछे के कारण क्या समझ में आया आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार के साथ में उनका फ्रस्ट्रेशन है। सिस्टम काम नहीं कर रहा, ग्रोथ कहीं भी नहीं है, पूरी इंडस्ट्री बैठी पड़ी है, व्यापार बैठा पड़ा है। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लीजिए, कीमतें ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए, सारे मुद्दे हैं। और जो सरकार पिछले 10 साल से यहाँ बैठी हुई है, वो सरकार डिलीवर नहीं कर पाई। 10 साल से भी ज़्यादा, तो 15 साल होने को आ गए। अब तो जो सरकार डिलीवर नहीं कर पाई, लोगों के मन में इतना रोष है इस चीज़ के बारे में, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से एक चेंज हो। और आज उनको चेंज के रूप में एक फेस दिखाई दे रहा है, जिसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है एक फेस के तौर पे, और लोग चाहते हैं कि उस फेस को एक चेंज दिया जाए। तो ये वर्तमान दौर में हमने देखा सोशल मीडिया बड़ा रोल अदा कर रहा है। हर तरफ से आरोप लगाने वाले भी, आरोप सहने वाले भी सोशल मीडिया को जिम्मेदार मान रहे हैं। आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया और इसकी देन है। क्या सचमुच में सोशल मीडिया की ये इतनी बड़ी देन हो गई है कि व्यक्ति बनाम देश चुनाव दिख रहा है वर्तमान में? ये देखिए, सोशल मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल जो है पिछले 1.5 साल में जो बने हैं, वो सोशल मीडिया की देन है। और सोशल मीडिया का प्लस पॉइंट ये है कि बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है। मैंने आपको बताया कि यूथ जो है इस देश का, वो अभी तक वोट करने के लिए जाता ही नहीं था। छुट्टी एक दिन की मिलती है तो बाहर निकल जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। ये जो मैसेजेस उनके पास में जा रहे हैं कि इस देश में करप्शन है, आप वोट नहीं करेंगे तो ये अगले 5 साल तक आप इसी का और शिकार बनते रहेंगे, और फिर 5 साल नहीं होगा, ये अगले 50 साल की लड़ाई हो जाएगी। तो ये बहुत सही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लोगों में सोशल इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस है। ये जो यूथ है हमारा, जिसको हम बड़ा यूथ में आप बड़े आइडियलिस्टिक रहते हैं, आप भी रहे होंगे, मैं भी रहा था। हमें लगता है कि हम पता नहीं दुनिया बदल देंगे, हम क्या चेंज ला देंगे। तो यूथ को इस बार कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार सोशल मीडिया इज प्लेइंग ए वेरी वेरी पॉजिटिव रोल। और जहाँ तक थोड़ा बहुत अगर डिसइन्फॉर्मेशन और मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने का सवाल है, तो वो अपॉर्चुनिटी दूसरे ग्रुप को भी अवेलेबल है, लेकिन उनके पास में इश्यूज़ नहीं है। वैसे अपने आप को बचाए रखने के लिए भी अगर इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इशू भी नहीं है इनके पास। तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, आरपीआई को मजबूत करने के लिए, या आपके स्तर पर और भी क्या बेहतर अपनी पार्टी के लिए कर सकते हैं? क्या योजनाएं बनाई हैं आपने? जी, मेरी तो योजना ये है कि हम लोग ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करेंगे। जो इनका ग्राउंड लेवल की जो यूनिट है, वहाँ से ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे इनको। उसके बाद में विभाग के बारे में, फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो करते करते उसको ऊपर तक लाएंगे। अगले 5-6 महीने में हमारा यही एजेंडा है। तो आप अपने सर्विस के दौरान
ऐसे किन इलाकों में आप गए कि जहाँ पे आपको लगता है कि उन्हीं इलाकों की तरफ फिर से मुझे लौट कर जाना चाहिए और वहाँ के कुछ इस तरह के जनहितकारी कार्य करने चाहिए जिसकी जो अपनी बंदिशों में अपनी एक वर्दी की बंदिशें होती हैं उसमें नहीं कर पाए थे, ऐसे कुछ इलाके आपने सोच रखे हैं क्या वहाँ जाना चाहिए? मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक विचार नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहाँ इस पार्टी को थोड़ा बहुत फॉलोइंग है उस एरिया में जाके काम करना, क्योंकि जो आपके पास में आज की डेट में है उसको कंसोलिडेट पहले करेंगे बजाय कि हम नए एरियाज़ में जाके टच करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आरपीआई जो है वो इतने सारे फैक्शंस में बटी हुई है और इनमें यूनिटी होती है, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक फेस ऐसा है अठावले जी का जो बहुत अच्छा फेस है, बड़े सुलझे हुए और बड़े बैलेंस्ड विचारों के लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो एग्जिस्टिंग बेस है उसको कंसोलिडेट करके जितना उनके पास में है उसी को अगर हम ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाए तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो उस सेक्शन के लिए आप चुनाव लड़ने के लिए भी आप पर प्रेशर आ सकता है कि चलिए अब चुनाव भी लड़ा जाए, आपके कार्यकर्ता आपके लोग? हमारे जैसे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जनरली मेरा व्यू ऐसा है कि हम लोग आपने इतने साल सर्विस में गुजार दिए, एक तो पुलिस वालों का फेस कोई लाइक नहीं करता, फॉर सम रीज़न और दी अदर पुलिस के बारे में हमेशा एक नेगेटिव छवि प्रोजेक्ट की जाती है। नंबर 2, चुनाव के लिए कुछ आपकी प्लानिंग, आपका बेस कुछ तो होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि मेरा उस तरह का कोई बेस स्टेट में है। मैंने अपनी तरफ से मेरी समझ के हिसाब से थोड़े बहुत अच्छे काम किए होंगे तो अपनी फोर्स में ज़रूर मेरा फेस नोन है, लेकिन बाहर जनता में कितना होगा, मेरे बाद में और 20 अधिकारी आते हैं वो भी अच्छे काम करते हैं तो उनका भी फेस बन जाता है। तो मुझे लगता नहीं कि चुनाव लड़ने का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे मन में आगे भी रहेगा। तो वो अगर मैं पार्टी लेवल पे भी कुछ कर पाया ऑर्गेनाइज करने में तो मुझे लगता है वही मेरी उपलब्धि रहेगी। लेकिन और जगहों पर देखते हैं कि लोग रिटायरमेंट के पहले टीआरएस ले रहे हैं और राजनीतिक दल न सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं बल्कि कैंडिडेट भी बना दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं तो क्या एक निष्पक्ष मतदाता के रूप में, एक निष्पक्ष नागरिक के रूप में आपको लगता है कि जनता हाथों हाथ ले लेती होगी ऐसे लोगों को? मुझे लगता है कि इस बार तो पार्टी फेस ज़्यादा चल रहा है, इंडिविजुअल का फेस इतना ज़्यादा नहीं मायने रख रहा। मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता देता हूँ, 1987 में मेरे हाथ का भर्ती किया हुआ कांस्टेबल 2 बार भाजपा से चुनाव जीत चुका यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से। उसने समन्स एंड वारंट की ड्यूटी करता था वो। तो 1994 में पार्टी वेव में पहली बार वो 42,000 मतों से जीत के आया। अगले इलेक्शन में फिर हार गया, उससे अगले में फिर जीत के आया, तो 2 बार वो एमएलए रह चुका है। तो ऐसा नहीं है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए आपने उस एरिया में, उस क्षेत्र में कुछ तो काम किया होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे वेव चल रही है, जैसा जिस हिसाब से आभास होता है कि एक वेव चल रही है, उस वेव में कुछ लोग ज़रूर जीत के आ जाएंगे जिनका फेस नहीं है, लेकिन आमतौर पे जनता फेसलेस लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। कैसी परिस्थितियां देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? आने वाले दिनों में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? ये मुझे तो थोड़ा सा एक्चुअली कई बार चिंता होती है यहाँ का माहौल देख के, क्योंकि महायुति में ही एक दूसरे के ऊपर जो तानेकशी होती है या एक दूसरे के साथ में जो झगड़े होते हैं पब्लिक में जो नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से थोड़ी बहुत कई बार चिंता होने लगती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है महायुति की। महाराष्ट्र में भी आपको लग रहा है, लेकिन सीटों के कुछ गणित इस तरह के बिठा दिए गए हैं। एक फैक्टर मनसे का है, ये सारे इश्यूज आएंगे, तो इनके बीच में अपने आप को एक अलग फेस बनाकर रखना भी और अपनी एक अलग शिनाख्त भी, सबके साथ शामिल होते हुए भी अपनी एक अलग छवि बनाए रखना, ये भी एक सवाल होता है जो आठवले साहब के साथ में और उनकी अपनी आरपीआई के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतों का ध्रुवीकरण, मतों का ट्रांसफ़र कराना ये एक बात है, लेकिन अपनी छवि को बनाए रखना भी एक बड़ा मुश्किल काम आया है। इससे कैसे निपट रहे हैं? ये मुझे लगता नहीं कि इस जो अभी उनका एग्जिस्टिंग जो फेस है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी एग्जिस्टिंग है लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले 4-5 महीने में आप इसमें ज़रूर अंतर देखेंगे कि बोथ पार्टी प्रोजेक्शन एज वेल एज पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में सुधार होगा, ऐसी मेरे को बिलीफ है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे और बहुत सारे सोचने वाले लोग जो हैं वो आरपीआई ज्वाइन करेंगे और आरपीआई को एक अलग फेस मिलेगा, ऐसा भी मुझे विश्वास है। माइनॉरिटीज़ का एक बड़ा तबका आठवले साहब के साथ में रहा है, क्या आपको लगता है कि महायुति के साथ जुड़ने के बाद वो उनके साथ में या उस फेस को देखकर शायद उनके साथ जुड़ा रह जाए? मुझे लगता है जुड़े रहेंगे वो लोग, क्योंकि इस आदमी की फ़ैन फॉलोइंग खुद की बहुत है, इनको खुद अपनी शक्ति मालूम नहीं है। मेरी ऐसी पर्सनल फीलिंग है कि इनके पीछे लोग बहुत हैं, लेकिन वही है कि रिसोर्सेज कम हैं, लोगों तक पहुंच कम हो, वही बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, बड़े लोग छोटे लोग, वही इशू है। अब देखिए कि अब दूसरी सभाओं में एक सभा में किस हिसाब से एक्सपेंसेस होते हैं, इन लोगों का बहुत ही हम्बल प्रेजेंटेशन रहता है जनरली। तो उसमें बदलाव लाने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास आप करेंगे?
हाँ, जो थोड़ा बहुत अब जैसे जो भी इनकम टैक्स लॉज के अंदर जो भी एडमिसिबल है उस हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत हम इनके लिए फाइनेंशियली कर पाएंगे वो भी करेंगे। फाइनेंशियस रेज करने, फिर इनकी देखिए हर चीज़ के लिए आपको निधि तो आवश्यक है। आप कितने भी आइडियलिस्टिक हो जाएं, इतने लोगों को साथ में रखना, इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, इन सब के लिए निधि की आवश्यकता है। जी, वो एक तो रेज करने का काम करना ही पड़ेगा। एक छोटे से नगर सेवक को भी अपने लोगों के बीच जाने के लिए उसे कुछ न कुछ लीफलेट बंटवाने हैं, पोस्टर बैनर करना है, कार्यकर्ताओं के बीच कितना ही जाना कम क्यों ना हो करना है जरूर, लेकिन करना तो पड़ेगा। बड़ा महत्व हो गया है धन का भी, राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए भी और सरकार देखिए ना, अभी आप जैसी पार्टी ने भी चाहे लोगों से इकट्ठे किया, उन्होंने बोल दिया कि हमारे को 20 करोड़ रुपए चाहिए, 20 करोड़ रुपए इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने स्लो कर दिया, लेकिन उतना पैसा तो चाहिए ना उनको पार्टी रन करने के लिए। तो ये सिस्टम लगता है कि कुछ बदलेगा माहौल? नहीं, ये बदल नहीं सकता, बिल्कुल बदलेगा नहीं। इनफैक्ट धन का महत्व मेरे हिसाब से हर पोल में पहले से ज्यादा होता जा रहा है। तो ऐसे कितने पीके जैन हैं जो कहीं न कहीं अपने भीतर गुस्से को दबा रहे हैं या फिर लाना भी चाहते हैं? बहुत हैं, बहुत हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। पर मेरे ऊपर एक ऊपर वाले की दुआ ऐसी है कि मैं रीजनेबली सेटल्ड हूँ और मैं इस तरह का रिस्क ले सकता हूँ। बहुत सारे अधिकारी हो सकता है इस पोजीशन में ना हो कि वो इस तरह का रिस्क ले पाएं। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि और लोग भी आएंगे। मेरे हिसाब से एक वेव चलती है, मुझे लगता है कि और बहुत सारे लोग मेरे जैसा निर्णय लेंगे आने वाले समय में। ये आपका अपना डिपार्टमेंट जिसमें आपने इतने वर्षों तक काम किया है, उसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव की कोई गुंजाइश बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो ऊपर से ही होना चाहिए सबसे पहले तो। जब तक आपको हर पार्टी पुलिस को अपने कब्जे में रखना चाहती है। एक एमएलए हैं, उनको लोकल थानेदार अपने कब्जे में चाहिए, जो ऊपर के जो वरिष्ठ लेवल के मंत्री हैं उनको ऊपर वाले अधिकारी अपने कब्जे में चाहिए। ये राजनीतिक तो पुलिस का जो रोल है, राजनीतिक हस्तक्षेप में भी कहीं न कहीं विराम लगना चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए। काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंस पुलिस को मिलना चाहिए ताकि वो कानून के हिसाब से काम कर सकें। चलिए जैन साहब, एक लंबे सफ़र आपने भारतीय पुलिस सेवा को दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका राजनीतिक सफल बहुत ही सक्सेस हो और आप जिन विचारों को लेकर आए हैं उसमें परिवर्तन ला सके। जो आपका गुस्सा है सामाजिक ताने बाने को दुरुस्त करने के लिए, उसमें आप सफल हो, ये हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। ये थे पीके जैन साहब, जिन्होंने राजनीति की नई पारी की शुरुआत की है, भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े रहे हैं और अब उन्होंने आरपीआई के माध्यम से, आठवले गुट के आरपीआई के माध्यम से जनता की सेवा करने की ठानी है। उम्मीद करते हैं कि वो अपने मकसद में तो कामयाब हो, साथ ही साथ सामाजिकता के ताने बाने को बनाए रखने में, सजाए रखने में और बचाए रखने में उनका बड़ा योगदान हो। फिलहाल के लिए सैयद सलमान को और मेरा कैमरामैन राजीव बारोट को दीजिए चुनावी तड़का से इजाज़त, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम